हेलो एवरीवन। आज का हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। यूएन क्या है ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, तो एक आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा कि डायरेक्ट हमने कुछ चैप्टर्स को स्किप कर दिया है और हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लिया है ना। फर्स्ट सेकंड चैप्टर डन करने के बाद में हमने नेक्स्ट जो दूसरा चैप्टर है वो स्टार्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि जो हमारा टर्म 1 का सिलेबस है तो उसमें पहले ये चैप्टर दिया हुआ है, मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर जो जो आने वाले हैं हम सबसे पहले उन्हें ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा थर्ड चैप्टर है यूएन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इन दिस चैप्टर हम लोग जितनी भी स्टडी करने वाले हैं, जो भी चीजें समझने वाले हैं वो यूएन के रिगार्डिंग समझने वाले हैं कि एक्चुअल में यूएन क्या है, कब बना, कैसे काम करता है, क्या क्या काम करता है, इसकी सारी कंट्रीज के साथ में क्या रिलेशंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो इतने जितने भी ये जो कीवर्ड्स है ना, तो इन सभी चीजों के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं। फिर उसके बाद में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएन के तहत और कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इन दिस वीडियो हम लोग एक सिर्फ लिस्ट देखने वाले हैं शॉर्ट में कि कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है। बट इन अ नेक्स्ट वीडियो एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें जितनी भी इंटरनेशनल वीडियोस हैं उनका एस्टैब्लिश ईयर, जो वर्क कर रहा है, जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में वो काम कर रहा है, ये सारा जो है एक डिटेल्ड वीडियो हम अलग से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे बनाने वाले हैं कि उसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, वो कब कब बने हैं और क्या क्या काम करते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं यूएन, ठीक है, और उसके साथ में जो है कुछ और जो फटाफट जो ऊपरी इंटरनेशनल और अदर ऑर्गेनाइजेशंस है उसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है यूएन। तो एक्चुअल में यूएन मीन्स होता है यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन के बारे में बात की है तो मीन्स क्या हुआ कि एक ग्रुप ऑफ नेशन, ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे साथ में आने वाली है ना। यूएन का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारी जो कंट्रीज है, जो इंटरनेशनल है, तो वो सारे का एक ग्रुप बन रहा हुआ है। देखो इसका जो लोगो है वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यूएन का मतलब भी अभी हम इसी के थ्रू जो है आगे धीरे धीरे समझते जाएंगे और उसके बारे में सारी चीजें जानने लगते हैं ना। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी चीजें हैं इसके। देखो यूनाइटेड नेशन मतलब बहुत सारे जो ग्रुप्स है, बहुत सारी कंट्रीज है, उसका एक ग्रुप, ठीक है, उसको लीड करने वाला एक ग्रुप। इस लोगों में देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है, बहुत सारी, ये पूरा जो वर्ल्ड मैप है वो बना हुआ है, ठीक है, मतलब इन कंट्रीज का एक ग्रुप बनाया हुआ है। इसके बाहर जो है ये जो लीव्स बनी हुई है, ये लीव्स का मतलब होता है पीसफुल, ठीक है, मतलब एक शांति प्रदान करना। तो पता चला यूनाइटेड नेशन क्यों क्रिएट हुआ है। यूनाइटेड नेशन इसलिए क्रिएट हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में एक शांति बनाए रखने के लिए, ठीक है। जैसे कि हमारी फैमिली में क्या होता है, पूरे एक फैमिली हेड होते हैं, हमारे पापा जो भी हो, मम्मी, ठीक है, हर जगह पापा मम्मी जो है हेड होते हैं। तो क्या होता है, हम सारे बच्चे जो लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो हमें कौन कंट्रोल करता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा। तो ऐसे ही यहाँ पे जो नेशन है, जो सारी कंट्रीज है, उसके लिए काम करता है यूनाइटेड नेशन, ठीक है। यूनाइटेड नेशन का एक्चुअल में काम क्या होता है कि हर जगह शांति बनाए रखना। इन डिटेल एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन क्या है तो हम ये आगे पढ़ते हैं। अच्छा, अब हमारे पास में जो वाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की नीड क्यों पड़ रही है, ठीक है, इतने सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनने वाले हैं तो हमें उन सब की नीड क्यों पड़ने वाली है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट ऐसे आते हैं, दो लोगों के स्टेटमेंट आते हैं जिससे कि हम इसको और ज्यादा समझने में हमें जो है डेफिनेशन है, जो आंसर है हमारा फाइंड करने में वो हेल्पफुल रहेंगे। तो एक सर कहते हैं जो कि हमारे यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल रहते हैं, the United Nation was not created to take humanity to heaven but to save it from hell। मतलब क्या हो रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो इसलिए काम नहीं कर रहा है कि जो मानवता है, जो पीपल्स है, पॉपुलेशन, उसको एक स्वर्ग में लेके जाए, लेकिन ये उसे नर्क से भी बचा सकता है, ठीक है। ये वाला एक स्टेटमेंट हो गया, इसे हम थोड़ा सा स्किप करके रखते हैं, फिर बाद में हम देखते हैं शशि थरूर क्या कहते हैं। टॉकिंग शॉप, यस देयर आर अ लॉट ऑफ स्पीचेस एंड मीटिंग एट द यूएन। क्या कह रहे हैं कि जब यूएन होता है तो वहां पर कुछ लोगों ने ऐसा कहा था कि यूएन जो है वो सिर्फ एक बात करने वाला प्लेस है, कि जहाँ पे सारी कंट्रीज जाती है और बातें करके आ जाती है, आपस में बातें करती है, एक दूसरे से हेलो हाय करती है, लेकिन वो किसी भी इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात नहीं करती है। तो शशि थरूर कहते हैं कि मतलब शांत रहने से अच्छा तो क्या है कि इन मुद्दों पे जाकर के बहस की जाए, इन पे बात की जाए, तो एटलीस्ट कुछ तो भला होगा हमारे यहाँ पे। तो यूनाइटेड नेशन क्या करता है कि जितनी भी जो वर्ल्ड में जो भी चीजें चल रही है तो उसे कंट्रोल करने के लिए, उसे पीसफुल लाने के लिए जो भी समझौते होंगे, काम होंगे, अगर कहीं बड़े बड़े वॉर चल रहे हैं तो उसे कंट्रोल करना होगा, है ना। तो ये सारे काम जो है वो यूनाइटेड नेशन करता है, मतलब एक तरीके से कंट्रोलर, है ना, एक तरीके से कंट्रोल करना कि जहाँ पे बातें बिगड़ रही है तो वहाँ पे बातें सुधारना है, जहाँ पे कहीं
कहीं अशांति फैली हुई है तो वहाँ पे शांति क्रिएट करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो है सबसे बड़ी भूमिका कौन निभाता है? यूनाइटेड नेशन। इसके आगे और अच्छे से इसको क्लियर करें तो यूनाइटेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प विद द मैटर ऑफ वॉर एंड पीस। देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है कि जब भी वॉर होता है, ठीक है, जैसे कि हमने जब देखा था कि एक्चुअल में फर्स्ट, अभी हम लोग आगे भी पढ़ेंगे कि फर्स्ट टाइम जो है वो यूएन क्यों क्रिएट किया गया था और किस पर्पज से किया गया था। तो हमें पता है कि हमने जो है अभी तक के जितना भी सिलेबस हम पढ़ते आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कोल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर के पहले जो होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है, उसके बाद में भी बहुत सारे वॉर्स जो होते हैं वो होते हैं। जब यूएसएसआर खत्म होता है, यूएन की सत्ता, यूएस की सत्ता आती है, तब भी यहाँ पे बहुत सारे इनडायरेक्टली डायरेक्टली वॉर्स होते हैं। मतलब क्या होता है, एक तरीके से दो पार्टीज में या पूरे देश में ही क्या हो रहा है, अशांति फैली हुई है, युद्ध हो रहे हैं, तो इनको कम कराने का काम कौन करेगा? ठीक है, क्योंकि किसी न किसी को तो समझदार बनना होगा, और जब ये जो समझदारी का काम है वो करता है हमारा यूएन, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, इन जो कंट्रीज होती है उनके बीच में कॉपरेट कराने का काम करता है। दे ऑल्सो हेल्प कंट्रीज कॉपरेट टू मेक बेटर लिविंग कंडीशन फॉर ऑल अस। मतलब हमारे लिए, पूरों के लिए एक बहुत अच्छी कंडीशन क्रिएट करना जहाँ पे हम रह सके। ठीक है, तो यूएन का मेन काम क्या है? शांति और युद्धों से बचाव करके रखना, है ना, शांति फैलाना। कंट्रीज हैव कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस विद ईच अदर, दैट डज नॉट नेसेसरी मीन दे मस्ट गो टू वॉर टू डील विद देयर। ठीक है, अब यहाँ से जब हम लोग नेक्स्ट पढ़े तो क्या हो रहा है कि जितनी भी कंट्रीज होती है सब किसी न किसी के बीच में क्या होता है, कोई ना कोई वाद विवाद चलते ही रहता है। ठीक है, अभी रिसेंटली जब हम देखें तो अमेरिका और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा मतलब अनबन सी चल रही थी। तो इसका मतलब ये नहीं है, अभी हमारे पास जो अमेरिका और चाइना वाला थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है क्रिएट होने की कंडीशंस थी। तो यूएन क्या करता है इस बीच में, है ना, यूएन इस बीच में क्या करता है, इन लोगों को आपस में तालमेल बैठाने की कोशिश करता है। और यूएन का सिर्फ इतना ही काम नहीं है, ठीक है, यूएन का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सिर्फ इतना काम नहीं है। ठीक है, यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारी कंट्रीज को लेकर के साथ में रखा हुआ है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सिर्फ मतलब देखो शांति, युद्ध वगैरह के समझौते कराना, एक अंडरस्टैंडिंग बैठाना, ये सारी चीजें तो करता ही करता है। लेकिन जो दूसरे और भी क्या होता है, मतलब कंट्रीज होती है उनके लिए भी अलग अलग तरीके से ये हेल्पफुल होते हैं। वो हेल्पफुल किस तरीके से होंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिसके ऊपर कोई एक कंट्री का मतलब एक कंट्री जो है वो सिंगल जो है उसके ऊपर हेल्प नहीं कर सकती। ठीक है, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकती, उन सारी जो डिजास्टर्स होते हैं उनसे समेटने में वो हेल्प नहीं करती। जैसे कि अभी जस्ट हमने रिसेंटली देखा कोरोना। ठीक है, हमारे मोदी जी ने बहुत सारी वैक्सीन जो है बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लोगों को गिफ्ट की है। ठीक है, अदर कंट्रीज में जो है इन्होंने सप्लाई की है और हमारे यहाँ पे भी ये हुआ है। तो यहाँ पर अगर क्या करते मोदी जी जो है अदर कंट्रीज में कोरोना की जो वैक्सीन है वो सप्लाई नहीं करते। तो ये एक तरीके का एग्जाम्पल ही है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आर हेल्पफुल इन अनदर वे। तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, हेल्प करते रहते हैं कि जैसे भी जब भी कोई बड़ी बड़ी बीमारियां आती है, जब भी कोई ऐसे मतलब एक महामारी सी आ जाती है, एक आपदा सी आ जाती है, तो यहाँ पर सब एक दूसरे की मदद करते हैं और चलते हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि यूएन है वो हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा एग्जांपल जैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है, WHO। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है ये सिर्फ किसी एक के लिए काम नहीं करता है। जब मैं छोटी थी तो जब मैंने फर्स्ट टाइम WHO के बारे में पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है। ठीक है, ये सिर्फ इंडिया के लिए ही है, बट क्या होता है कि ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इक्वली सभी के लिए काम करता है। जितनी भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती है ये हर किसी के लिए जो है इक्वली काम करते हैं, है ना। तो WHO की भी अभी हम लोगों ने कोरोना केस में पहले तो कई लोगों के लिए फैमिलियर भी नहीं था, तो ये सारी चीजें जो है हम लोग करंट के थ्रू भी पढ़ते जाते हैं। और आपके लिए ये जो है एक होमवर्क होगा कि यूएन जो है अभी रिसेंटली एक बहुत अच्छा मतलब एक करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है। तो यूएस एंड इंडिया के बीच में अभी मतलब जो रिसेंटली जो हुआ है तो वो आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे कि ये यूएन जो है वो करंट अभी क्या चल रहा था। ठीक है, और इंडिया के साथ में भी क्या हुआ था, तो प्लीज बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला जैसे पॉइंट आता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसी एक कंट्री के लिए तो ये प्रॉब्लम है नहीं, वो तो हर किसी के लिए इक्वली
काम करती है। जो टेम्परेचर होता है, पूरा अर्थ का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, इसके साथ में मैं एक और वो जोड़ दूँ तो ओजोन वाला जो फैक्ट आता है वो आ जाता है। तो ओजोन वगैरह ये सारी जो चीज़ें हैं, तो ये सिर्फ किसी एक कंट्री के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक कंट्री के लिए ये जो प्रॉब्लम है ये नहीं है, क्योंकि हम एक अर्थ में रह रहे हैं तो एक अर्थ में बहुत सारे हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए प्रॉब्लम्स होती है। और इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में ये ऐसे काम आते हैं, है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। क्योंकि हम लोगों का जो कम्युनिकेशन है डायरेक्टली किसी एक के साथ में तो होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना है, तो डेफिनेटली हमारे बीच में कोई इंटरमीडिएट होना चाहिए जो कि हमारी इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये करे। क्योंकि अब देखो सपोज ये हमारा पूरा वर्ल्ड मैप है और इसके बीच में ये तो हमारा इंडिया यहाँ से हो गया, तो हम एक दूसरे किसी से कांटेक्ट नहीं करेंगे। जब हम ऐसे किसी मीटिंग में जाते हैं, सपोज हम किसी रिलेटिव से नहीं मिल पाते हैं ना, कई लोगों को हम जानते नहीं, लेकिन जब हम किसी इवेंट में जाते हैं, ठीक है, हम किसी इवेंट में गए, चाचा मामा दादा किसी भी शादी ब्याह में जाते हैं, कोई प्रोग्राम होता है, बर्थडे पार्टीज होती है, रिसेप्शंस होते हैं, तो वहाँ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, बहुत अलग अलग रिलेटिव से मिलते हैं, है ना, हमारे कई फ्रेंड्स से हम लोगों का वहाँ पे कॉन्टेक्ट होता है, हमें पता चलता है कि अच्छा ये भी हमारे रिलेशंस में है। तो इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, तो यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में ये हेल्पफुल होते हैं, एक दूसरे को मदद करते हैं, है ना। तो यूएन क्या है एक्चुअल में आपको समझ में आ गया। यूएन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में जो शांति और जो युद्ध वगैरह के टॉपिक्स है इनके ऊपर काम करता है, पूरे वर्ल्ड में पीस फैलाने का काम करता है, जो बहुत सारे अलग अलग वे में भी हेल्प करता है, डिसीज, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन और भी ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जहाँ पे काम करता है, जैसे कि क्या कहना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये काम करता है, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो गरीबी वगैरह होती है इसके ऊपर काम करता है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिनके ऊपर ये काम करते हैं और ये इक्वली हेल्पफुल होते हैं सभी के लिए। आई होप आपको यहाँ से यूएन और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो समझ में आए होंगे कि ये क्यों काम करते हैं और कैसे हैं। अच्छा, अब एवोल्यूशन ऑफ यूएन, अब यूएन जो है वो कैसे बना इसके बारे में देखने जाए तो अब हमने सबसे पहले ये बात की थी कि जब कंट्रीज चल रही थी, ठीक है, युद्ध बहुत सारे हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, तो वहां पे हमें नीड पड़ते गई, ठीक है, एक ऐसे इंटरमीडिएट की नीड पड़ी जो इन दोनों के बीच में काम करे, ठीक है, वो सबको साथ में लेकर के चले, है ना, साथ में लेकर के चले, वहां पे वो हेल्पफुल होगा, तो ये सब काम करे। तो ऐसे ही क्या होता है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है, ये जब हुआ उसके बाद में द लीग ऑफ नेशन से एक जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, ठीक है, 1945, sorry, the UN successor of nation, I have a little confusion here, ठीक है, 1945 के बाद में, अच्छा, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट बाद में, सॉरी मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 के बाद में क्या होता है, एक लीग ऑफ नेशन जो है वो बनाया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के यहाँ पर भी मतलब 51 कंट्रीज जो है, यूनाइटेड नेशन जो है ये 51 कंट्रीज के साथ में मिलकर के बनाता है। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो है वो और एक यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए, जब हम लोग बायपोलैरिटी पढ़ रहे थे, कोल्ड वॉर पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट किए थे, नाटो, सियाटो, वार्सा पैक्ट, है ना, ये वाले जो है सारे ये किए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्गेनाइजेशन से बहुत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो किसी न किसी आइडियोलॉजी पे काम कर रहे थे, उनकी अपनी कंट्रीज का एक ग्रुप था, ठीक है, वो उसी के बीच में काम करते थे कि अगर मेरे पे हमला किया तो हम सारी कंट्रीज जो है 11-12 कंट्रीज है ये सब इक्वली पार्टिसिपेटेड करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए इक्वली बनाई गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये बात है कि यूएस की अलग ही अपनी दादागिरी चलती रहती है, ठीक है। तो यूएन मतलब जो यूएन के बनाने का और भी क्या था, रूल था, तो इसमें क्या किया, इसमें ये जो है ये हेल्पफुल नहीं होता। एक्चुअल में मेन पहला बना हुआ था लीग ऑफ नेशन, ठीक है, लीग ऑफ नेशन बना था 1945 में। तो क्या होता है, अब ऐसा लगता है कि ये जो है इसने मतलब थोड़ी थोड़ी जो हेल्पफुल मतलब होती है कि कुछ कुछ जो छोटी मोटी चीजें होती है इसको बैलेंस करने में काम देती है, लेकिन फिर भी क्या करती है, ये उतनी हेल्पफुल नहीं होती है, क्योंकि इसके रहते हुए भी एक वॉर हो जाता है। तो ये इतने ज्यादा क्या है कि मतलब हेल्पफुल नहीं होती है, इसके थ्रू जो ये सारी चीजें नहीं होती है। तो द लीग ऑफ नेशन जो है इसी के एक उत्तराधिकारी के रूप में जो होता है वो यूएन का क्या होता है, यूएन बनता है, ठीक है। अब यूएन जो बनता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रिवेंट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड टू फैसिलिटी
कॉपरेशन अमंग स्टेट। अब जितनी भी स्टेट्स वगैरह है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये होता है कि सबके बीच में एक शांति वो तो वाला एक मेन मुद्दा है ही है कि इन दोनों के बीच में जो है जो भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं तो इनको सबको शांत करके रखना है ना। It was founded with the hope that it would act to stop the conflict between state escalating into war and अब क्या करता है इसके जो ये बनता है तो इससे एक होप होती है हमारे पास में कि क्या जो भी जो युद्ध हो रहे हैं, जो भी वॉर्स हो रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इसे रोकने में हमें हेल्प करेगा, है ना। क्योंकि हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि यूएन का जो मेन पर्पस है, जो एम है, वो यही है कि शांति फैलाना, वॉर्स को खत्म करना। लेकिन फिर भी क्या होता है, ये उसमें हेल्पफुल नहीं रहता है। तो जितनी भी कंट्रीज होती है उसके मतलब यूएन का और मेन पर्पस क्या है कि जितनी भी कंट्रीज हो रही है उसका सोशल और इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है पूरे वर्ल्ड में उसको बैलेंस करना, उसको सही से लेके चलना, जो कंट्रीज में युद्ध वगैरह हो रहा है तो उनको रोकना, इस तरीके का जो इसका उद्देश्य होता है ये मेन होता है कि जितनी भी कंट्रीज हो रही है उनके बीच में जो उनका पर्सपेक्ट है, ठीक है, उनके बीच में जो युद्ध वॉर वगैरह हो रहे हैं इनको रोकना, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो पूरे वर्ल्ड में इन सारी कंट्रीज का उसको डेवलप करना, तो ये सारे जो है इसके मेन काम होते हैं। अब 2011 तक के अभी तक के क्या होता है, यूएन हम लोगों ने देख लिया कि यूएन जो है वो 1945 में बन रहा है। 1945 में बनने से पहले क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला वर्ल्ड वॉर होता है उसके टाइम में द लीग ऑफ नेशन बनता है, तो सेकेंड के बाद में क्या होता है, तब तक ये काम मैं सही थी इस टाइम में, तो सेकेंड के टाइम में क्या होता है, इमीडिएटली जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो हमारे पास में क्या बनता है, 1945 में क्या होता है, यूनाइटेड नेशन जो है हम इसको बनाते हैं, किसके कितनी कंट्रीज के साथ में 51 जो है स्टेट्स है, इसके साथ में बनाते हैं और देखते हैं कि शायद अब जो है चीजें सही होगी। लेकिन इसके बाद में भी कोल्ड वॉर जो है वो शुरू चलते ही रहता है, वो चीजें होती है। तो उसके बाद में हम लोगों ने देख लिया कि यूएन जो है वो क्यों स्टैब्लिश किया गया, कैसे वो काम कर रहा था, ये सब। अब उसका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में देखने जाए तो 2011 तक के, है ना, 2011 तक के यूएन के पास में 193 स्टेट्स थी, मतलब इसके अंडर में यूएन जो है वो कितनी स्टेट्स को लेकर के काम करता है, 193, और इसमें वो भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी, वो भी स्टेट्स थी जो कि यूएसएसआर जो है, यूएसएसआर के खत्म होने के साथ में इन्होंने अपने आप को फ्रीडम दे दी थी। वो सारी कंट्रीज थी जिन्होंने यूएन का जो असेंबली है उसको भी ज्वाइन कर लिया था, उन्होंने यूएन की आइडियोलॉजीज जो है उसे ज्वाइन कर लिया था, तो वो सारी कंट्रीज भी जो है वो इसमें जो है शामिल हो गई थी। तो 2011 तक के हमारे पास यूएन में कितनी मेंबर कंट्रीज थी, 193 मेंबर कंट्रीज थी, ठीक है। जो ये सारी जो है इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है। अब जो यूएन काउंसिल थी तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमारे पास में इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से है कि यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो है वो परमानेंट है, ठीक है, परमानेंट, वो परमानेंट जो कि कभी भी चेंज नहीं होने वाले हैं, है ना, और कुछ परमानेंट नहीं भी है, कुछ अस्थायी सदस्य भी है। तो ये जो स्थायी सदस्य थे, वो जो परमानेंट मेंबर्स थे वो कौन कौन सा था, यूनाइटेड स्टेट, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड चाइना। ये सारी कंट्रीज जो है वो क्यों इसके मेंबर्स थी, क्योंकि क्या होता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर खत्म होता है, तो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन सी थी, वो तो यूनाइटेड स्टेट ही थी, यूएस ही थी, हम लोग सबसे ज्यादा देख रहे थे कि ये सुपर पावर थी। इसके बाद में क्या था, जो सेकंड सुपर पावर थी यूएसएसआर, वो तो खत्म ही हो गई थी। तो सेकंड पावर जो है यूएसएसआर, उसके खत्म होने के बाद में और भी जो चाइना, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, ये वाली जो कंट्रीज है ये भी अपने आप में ग्रोथ ला रही थी, अपने आप में डेवलपमेंट कर रही थी, ठीक है। ये फाइनेंशियली, टेक्नोलॉजिकली, ये जितनी भी चीजों में देखे तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी ये पांचों कंट्रीज। तो इन पांचों को, क्योंकि भाई यूएन में वही सत्ता जो होती है ना, यही हम लोगों ने कल एक जो लास्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने एक वीडियो चीज देखी थी कि यूएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल रहता है, ठीक है, सबसे ज्यादा। अभी भी हम अब तक के उसको यही मानते थे कि सबसे ज्यादा पावरफुल है। हमारे वहम जो है वो कोरोना काल में टूटता है, क्योंकि जब वो अपने कंट्री को कोरोना से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं जो सबसे पावरफुल चीज कंट्रीज होंगी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगी, लेकिन यहाँ पे जो है इस वक्त यूनाइटेड स्टेट जो है ये फेल हो गया। चलिए, ये तो हमारा थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन हो गया। यूनाइटेड स्टेट जो है वो तब तक ये बहुत ज्यादा पावरफुल थी, ठीक है। रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, ये सारे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो पावरफुल कंट्रीज थी, उन्होंने अपने आप को इसका परमानेंट मेंबर जो है वो बना लिया, ठीक है। इसके कुछ पैरामीटर्स भी है, वो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें
रिक्वायरमेंट्स है जो इसके मेंबर बनाने के लिए होंगी। तो ये सारे जो मेंबर्स हैं वो इसके परमानेंट मेंबर थे, इन्हें कभी भी बदल नहीं सकते थे। इन मेंबर्स के पास में वीटो पावर था, और वीटो पावर क्या होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ओके, तो इनके पास में वीटो पावर्स था, ये इनके परमानेंट मेंबर्स थे। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना और क्यों थे ये भी पता है क्योंकि ये उस वक्त तक के सबसे पावरफुल जो है कंट्रीज थी। अब भाई इतना बड़ा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली यहाँ पे उसकी एक क्या होंगी, लैंग्वेज होंगी जिसमें ये काम करेंगे, है ना। तो एक कम्युनिकेशन के लिए लगती है। अब बिकॉज यहाँ पे सारे जो है अलग अलग कंट्रीज होंगी तो सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस होंगी, तो इसीलिए यहाँ पे जो कुछ लैंग्वेजेस है वो रखी गई थी। तो यहाँ पे 6 लैंग्वेजेस जो है वो परमानेंट थी कि इन 6 लैंग्वेजेस में यूएन जो है वो काम करेगा, अपना कम्युनिकेशन जो है वो इन 6 लैंग्वेजेस में करने वाला है। फर्स्ट वन इज अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। तो ये 6 लैंग्वेजेस, ठीक है, ये 6 लैंग्वेजेस भी इन्हीं 5 कंट्रीज से रिलेटेड थी। अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया से, स्पेनिश, ठीक है, चाइना से चाइनीज भी थी, इंग्लिश भी थी। इंग्लिश एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज है, ठीक है, ये तो सबको पता है, इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज है, हर कोई इसमें कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रक्चर तो पढ़ ही रहे हैं यूएन का। तो यूएन के स्ट्रक्चर में जो सबसे पावरफुल जो रिप्रेजेंटेटिव हेड होता है यहाँ का, ठीक, जो हेड है, क्योंकि हर किसी का, हमारी फैमिली का जो जनरल सेक्रेटरी है वो कौन है, सेक्रेटरी जनरल हमारे फादर और मदर, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरीके से सभी फैमिली का एक हेड होता है। तो इनकी फैमिली का जो हेड था, एक रिप्रेजेंटेटिव हेड था, वो है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल की एक लिस्ट हम लोग देखेंगे, वहां पे कौन कौन से कब कब तक के रहते हैं। और यदि हम रिसेंटली जनरल के बारे में बात करें जो कि अभी 1 जनवरी को है, और वो कौन है, द प्रेजेंट जनरल इज एंटीटोनियो, आई कांट प्रोनाउंसिएट, जो यूएन के है, ठीक है, यूएन के जो है। तो ये अभी हमारे यहाँ पर कौन है, सेक्रेटरी जनरल है, जो कि रिसेंटली है, जो कि 1 जनवरी 2007 को बने। ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल, ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं 1995 से 2002 तक के जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पुर्तगाल के रह चुके हैं। द यूएन मैनी डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड एजेंसीज। अब जो यूएन है उसके पास में, अभी हम लोगों ने बताया था कि यूएन जो है वो उसके साथ में बहुत सारी ब्रांचेस में काम करता है, क्योंकि यूएन जो है इसका पूरा काम क्या है, एकदम मतलब ये सभी कंट्रीज के बीच में काम करना है। अब जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे होते हैं, हम हर चीज को अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर देते हैं। तो इसी तरीके से जो यूएन है इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं, जो हर कोई एक अलग अलग पर्टिकुलर मुद्दे पे काम करता है। जैसे कि डब्ल्यूएचओ जो है वो किसके ऊपर काम करता है, वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में मैंने फर्स्ट ये एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि रिसेंटली हम इसके बारे में बहुत चीजें जान चुके हैं। जैसे न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती थी ना कि डब्ल्यूएचओ ने इतने इतने कोरोना पेशेंट्स निकाले हैं, इसने इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है, इसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया। तो इसीलिए तो जो भी है पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का जमा किसने लेके रखा है, डब्ल्यूएचओ ने, है ना। और जब ये मुद्दा भी चल रहा था कि कोरोना को महामारी घोषित करना है, तो वो भी यहीं पे आ। ओके देन, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस इसके साथ में हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ, रिसेंटली हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं। द यूनाइटेड यूएनडीपी, इसके सभी के फुल फॉर्म जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, है ना। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा हम लोगों का, तो उसमें हम क्या करेंगे, जितनी भी लिस्ट दी हुई है इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये कब स्टैब्लिश हुआ, ये किस एरिया में काम करता है, इसके काम क्या क्या होते हैं, इनकी पावर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें जो है वो हम एक सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये सारे वीडियो पढ़ेंगे, ये सारे जो टॉपिक्स है इसे पढ़ लेंगे तो ये थोड़ा लेंथी वीडियो हो जाएगा। देन नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन किसके ऊपर काम करता है, जो हम लोगों ने बात की कि जो भी ह्यूमन राइट्स है, अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने बताया था, तो हमारे ह्यूमन राइट्स कौन कौन से हैं, अगर हमारे ह्यूमन राइट्स जो है वो हमसे छीने जाते हैं तो हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर है। यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन ऑफ रिफ्यूजीज, द यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इतने सारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और कुछ इसमें शायद छुटे भी हुए हो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हेल्प करते हैं यूएन को, क्योंकि यूनाइटेड नेशन, सभी में यूनाइटेड नेशन लगा हुआ है, तो यूनाइटेड नेशन जो है वो पूरे ही नेशन के लिए काम करते हैं, जो भी इसके मेंबर्स वगैरह होते हैं, ये पूरे वर्ल्ड का है जो इनके लिए ये काम करते हैं, ठीक है।
तो इन्होंने क्या किया, अपने जो यूनाइटेड नेशन ने अपनी बहुत सारी ये ब्रांचेस बना दी, जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, एक पर्टिकुलर फील्ड में ये अपने अपने जो है वो काम किया करते हैं। ओके अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन सिस्टम्स प्रिंसिपल ऑर्गन। अब ये वाला जितना भी सिस्टम है इसे हम बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये आप ये कह सकते हो अपनी बुक से ये पेज निकाल के ये अपनी वॉल पे ये बहुत अच्छे से लगा के रख देंगे, क्योंकि ये पूरा जो टेबल है अगर हम इसे अपने सामने रखते जाएंगे तो इसमें सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास में दी गई हो। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है, जनरल असेंबलीज में कौन कौन है, सब्सिडरी बॉडीज कौन कौन सी है, इससे रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस है, अदर यूनिटीज जो है, ट्रस्टशिप काउंसिल क्या होती है, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे पूरा जो यूनाइटेड नेशन का सिस्टम है जिसपे ये काम करता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है जैसे सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है सर, सिक्योरिटी काउंसिल से जो रिलेटेड सारी जो चीज़ें वो यहाँ दी है, जनरल असेंबली से रिलेटेड सारी चीज़ें दी हुई है, इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल जो है, इन तीनों काउंसिल के ऊपर जो चीज़ें हैं, जो सब्सिडरीज बॉडीज है इनकी, जो इनके फाउंडेशन कमीशन है, ये सारी चीज़ें। तो प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से समझें और मैं भी साथ में इसे समझाने की कोशिश करूँगी। रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर हो जाता है, ठीक है, कोल्ड वॉर जब होता है, रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर। अब टाइम के अकॉर्डिंग जो है हर जगह किसी न किसी जो सुधार है उसकी नीड पड़ती ही है। जब 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म होता है 1991 में, ओके 1991 में क्या होता है, कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है, इट्स 1991, ओके ठीक है। 1991 में जब कोल्ड वॉर फिनिश होता है तब क्या चीज, सॉरी, ओके 1991 में क्या हो रहा है, कोल्ड वॉर खत्म होता है, तो उसके बाद में क्या होता है कि जो भी चीज़ें हैं उसके बाद में देखते हैं कि अभी तक के तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी है, तो अब जो यूएन है, ठीक है, अब उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है कि वहाँ पे रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कि बहुत सारे सुधार ज़रूरी होते हैं, कि ये जो चीज़ें हैं उसको सुधारनी होंगी, क्योंकि यूएन जो है वो जस्ट कब बना था, 1945 के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है उसके जस्ट बाद में बना था, और जैसे ही 1991 में कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है तब भी इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो फिर भी लगी ही रहती है कि इसमें बहुत सारे सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि इसने यहाँ से यहाँ तक के ही काम किया था, ठीक है, वॉर कम कराने, बंद करने, जो भी चीजें उनसे रिलेटेड काम हुए थे। तो जब अब इन बहुत सारे मुद्दों पे जब बात होती है तो दो ही सुधार जो है वो यूएन के लिए बेसिक सुधार है वो दिखाई देते हैं। पहला कौन सा आता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना, क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं था कि ये पूरी तरीके से उसको काम कर सके या उसे चला सके। एंड सेकेंड एंड प्रोसीजर, ठीक है, उसका जो प्रोसेस था, मतलब ये लोग क्या कह रहे थे कि जो यूएन का, मतलब यूएन का जो भी स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है काम करने का, वो उसके तरीके का नहीं है ना, कि वो सही तरीके से काम कर रहा है जो भी है, तो उसको डेवलपमेंट करना था, उसमें जो है सुधार लाने थे उसमें कि ये सही तरीके से काम करे। सेकंड था ज्यूरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका जो न्याय अधिकार था, जो न्याय क्षेत्र था, जो इसके जस्टिस वाले राइट्स थे, उसके इसमें जो है बहुत सारे इश्यूज थे। ये लोग कह रहे थे कि ये जो है इसके दौरान ये सही तरीके से काम नहीं है, तो इसका जो एरिया है उसको भी और ज़्यादा डेवलप किया जाए, उसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स किए जाए। तो ये वाले जो है, मतलब दो बेसिक वाले जो है, दो बेसिक या दो बहुत इंपॉर्टेंट वाले जो है, ये दो ही वो फाउंड किए गए थे कि इन दो इश्यूज पे काम करना है। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, और दूसरा था जो उसका ज्यूरिडिक्शन था उसके ऊपर काम करना था। तो जो ऑर्गेनाइजेशन था तो उसके ऊपर तो क्या बात हो रही थी, the biggest decision has been on the functioning of the security council, ठीक है। इसमें क्या कह रहे थे कि जो भी परमानेंट मेंबर्स है, नॉन परमानेंट मेंबर्स है, तो उसके ऊपर बढ़ावा देना, ठीक है, क्योंकि यूएन जो है उसमें क्या हो रहा था, यूएन में कुछ पहले तो हमने देखा कि 2011 में अभी तक की 93 कंट्रीज हो गई है, और उसके पहले तक ये 51 कंट्रीज के साथ में जो यूएन है वो काम कर रहा था, ये इतनी कंट्रीज के साथ में ऑर्गेनाइजेशन बना था। लेकिन अब क्या कह रहे थे कि इसमें 5 मेंबर जो है वो परमानेंट कंट्रीज है, तो अब सभी लोग क्या कह रहे हैं, मतलब सभी लोग, मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है इसके ऊपर मतलब अपना वोट दे रही थी कि हाँ ये बात जो है वो सही है और ये चीज़ होनी ही चाहिए कि जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है और जो परमानेंट
मेंबर्स है इनके इसमें जो है नंबर ऑफ जो है इन लोगों को इंक्रीज किया जाए, ताकि क्या होगा हमारा जो यूएन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, और बेहतर तरीके से काम करेगा और ये बहुत सारे लोगों को मदद भी करने वाला है ना। इस तरीके से क्या करेगा कि ये बहुत सारे लोगों को हेल्पफुल भी रहेगा। और ये लोग चाहते थे कि यहाँ पर नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर दोनों में ही इंक्रीज कराया जाए। देन हमारे पास नेक्स्ट वाला ये आता है कि जो ज्यूरिडिक्शन वाली चीजें थी तो वहां पर भी और ज्यादा इम्प्रूवमेंट चाहिए थे। तो ज्यूरिडिक्शन वाले इसमें इम्प्रूवमेंट्स के बारे में क्या बात हो रही थी कि वहां पर अभी तक के कौन कौन से मुद्दे जो है वो काम में लाए जाते थे और कौन कौन से मुद्दे जो नहीं है। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी जो पर्पस है उसके ऊपर बात की जाए, है ना, जो वॉर से रिलेटेड जो है जो टेररिज्म वगैरह है, इन सभी मुद्दों पर इनफैक्ट बात की जाए। और कुछ लोग कह रहे थे कि जो बेसिक वाली जो चीजें होती है, ठीक है, सिक्योरिटी एंड पीस वाला जो मिशन है, कुछ लोग कह रहे थे इसमें जो मेन मुद्दे हैं उसको इसके न्यायाधिकार क्षेत्र में लाया जाए, जैसे कि पीस हो गया, सिक्योरिटी मिशंस हो गए, इन सारे जो टॉपिक्स है इनको इसमें ऐड किया जाए, इसको इसमें टॉपिक यूएन के टॉपिक्स में शामिल किया जाए जिनके ऊपर कुछ न कुछ बेहतर किया जा सके। तो ये चीजें कह रहे थे। और कुछ लोगों का कहना था कि यहाँ पे जो है ह्यूमैनिटी वगैरह जो वर्क है, हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स, जेंडर, सोशल जस्टिस, इन सभी चीजों के ऊपर बात की जाए, है ना। इन सभी का क्या काम था कि यहाँ पर इतने इतने लोगों के ऊपर बात की जाए। तो जब यहाँ पर सेकंड वाली जो बैठक होती है तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं फाइंड आउट की जाती है, जो मतलब कोड वॉर वगैरह भी खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सामने आती है कि एक्चुअल में क्या क्या चीजें हुई है, उसके रिगार्डिंग हमें काम भी करना है। जैसे सोवियत यूनियन जो है वो खत्म हो चुका था, यूएसएसआर खत्म हो गया था। जैसे यूएसएसआर खत्म होता है तो उस वक्त क्या होता है, यूएस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बन जाती है। हमें सभी को पता है यूएसएसआर खत्म होता है और यूएस जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, वो अपने आप को बहुत ज्यादा डेवलप कर देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, रशिया, सोवियत यूनियन से जो भी कंट्रीज जो रिलेट मतलब निकलती है, इन लोगों की क्या होती है बहुत ज्यादा अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन रशिया द सक्सेसर टू द सोवियत यूनियन एंड यूएस इज मच मोर कोऑपरेटिव। अब इन दोनों के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन भी बन जाता है। हमें पता है कि रशिया जो है वो सबसे पहले किससे फ्री हुई थी, 1991 में यूएसएसआर से। तो ये और यूएस के बीच में क्या होता है, रिलेशंस बहुत अच्छे बन जाते हैं। और जब दो मतलब प्रतिद्वंदियों के रिलेशंस बन जाते हैं अच्छे, तो ये किसी और के लिए जो है क्या हानिकारक हो जाते हैं। चाइना इज द फास्ट इमर्जिंग। अब चाइना क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी अपनी प्रगति कर रहा है इसके साथ में। हालांकि इंडिया भी जो है वो ग्रो हो रहा है, ग्रोइंग रैपिडली। तो चाइना के साथ में इसके साथ में एक और क्या पॉइंट उठ के आता है कि चाइना भी अपनी ग्रोथ जो है वो फटाफट कर रहा है, बहुत जल्दी कर रहा है। अब एशिया जो इकोनॉमिक्स ऑफ एशिया ग्रो अनप्रोटेक्टेड रेट। अब जो है चाइना की जो इकोनॉमी है एशिया वाली वो भी बढ़ रही है, ग्रोथ। मैनी न्यू कंट्री हैव जॉइंड द यूएन। अब बहुत सारी जो कंट्रीज होती है जिन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किया था फ्रॉम सोवियत यूनियन, तो वो वाली जितनी भी कंट्रीज है, जैसे कि रशिया जो है, रशिया ने भी किसको ज्वाइन किया था, यूएस को, ठीक है। तो इस तरीके से जितनी भी न्यूली कंट्रीज होती है वो भी यूएन की मेंबर्स बन जाती है, जो कि है ना यूरोप कम्युनिस्ट पार्टी, जो जहाँ से कम्युनिस्ट पार्टी जो है ईस्टर्न यूरोप जो है वहां से जो भी फ्री हुई कंट्रीज थी, ईस्टर्न यूरोप से जो भी फ्री कंट्रीज थी जो कि सोवियत सिस्टम को यूज कर रही थी, सोवियत यूनियन की जो मेंबर थी, वो इसको छोड़ के, इनके मेंबरशिप छोड़ करके कहाँ पे एंटर कर लेती है, किसको ज्वाइन कर लेती है, यूएन को। ओके, द वुल न्यू सेट चैलेंजेस कन्फ्रंट द वर्ल्ड। अब इतने जितने भी चैलेंजेस थे वो सभी के सामने आ रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर जो था, कोल्ड वॉर, सॉरी, ओके, कोल्ड वॉर के बाद में इतनी सारी चीजें जो है वो सबके सामने आ रही। क्या हुआ था, सोवियत चैलेंज सबके मतलब सोवियत जो है वो खत्म हो गया था, यूएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बन रहा था। अब यहाँ पे एक चीज ये भी है कि इसके बनने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था ये भी था कि जो यूएस है, ठीक है, यूएस जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो यूएस क्या कर रहा है, सबके ऊपर अपनी दादागिरी, हम लोगों ने देखा था 9/11 वाला जो कांड हुआ था उसमें भी, उसके बाद में इराक के ऊपर भी कैसे उसने अनवांटेड तरीके से ही क्या किया था, उसके ऊपर युद्ध कर लिया था। और उसने रीजन क्या दे दिया था कि वो वहाँ के जो वेपन्स है उसको खत्म करने वाला है, लेकिन उसका जो पर्पस था वो अलग ही था कि वो वहाँ की जितनी भी इकोनॉमिकल चीजें हैं जिससे वो ग्रोथ कर रहे हैं उनको अपने अंडर में लेना था। तो यूएस जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था और यहाँ पे इसकी दादागिरी जो है वो शुरू हो गई थी, जो हर किसी के लिए हानिकारक थी। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भी एक तरीके से यूएन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करने वाला था। रिफॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, ठीक है। अब जितनी भी हम लोगों ने जो चीजें एग्जामिन की है, जो
1991 के बाद में जो भी कोल्ड वॉर हुआ उसके बाद में ख़त्म हुआ, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सामने आती है। उसके बाद में क्या होता है, यूएन सिक्योरिटी की जो काउंसिल है वो 1992 में एक मीटिंग करती है, ठीक है, एक असेंबली होती है। तो उसमें क्या होता है कि यूएन की जब ये मीटिंग होती है 1992 में, तो वहाँ पे बहुत सारे मुद्दों पे बात होती है, और वहाँ पे क्या चीज़ें होती है, तीन चीज़ें जो है ना, तीन चीज़ें वो फाइंड आउट होती है। कौन सी तीन चीज़ें, कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक रियलिटीज। अब जो है सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ठीक है, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो पॉलिटिकल जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही है। जो पॉलिटिकल परिस्थितियां बन रही है, रियलिटीज जो है उनके ऊपर ये जो है वो ध्यान नहीं दे रही है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। जो उसका मेन काम है कि पॉलिटिकल जो चीजें है उसको भी रिप्रेजेंट करे, और यूएन ये काम नहीं कर रहा है। तो सब लोग को ऐसा लगता था, और फिर उनको क्या लगता था कि इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड इंटरेस्टेड एंड आर डोमिनेट बाय अ फ्यू पावर्स। अब ये लोग क्या कह रहे हैं कि इनके साथ में क्या हो रहा है कि ये सब जो है अमेरिका वगैरह वाले जो है ना, इन्हीं के ऊपर ज्यादा, इन्हीं के जितने भी इनकी जो पॉलिसीज आ रही है, जो भी चीजें हो रही है, तो ये सब किसके लिए है, यूएन के लिए। यहाँ पर ये भी चीज हो रही है, इट लैक इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर इनका भी बहुत ज्यादा जो है अपसेंस है ये सारी चीजों की। तो ये सारी जब चीजें, जो तीन मुद्दे एक्चुअल में उठ करके आते हैं, तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यूएन के जो सेक्रेटरी है जनरल कोफी अनन, तो ये क्या कहते हैं, 1 जनवरी 1997 को इनको हटाने के लिए, जो डायमेंशंस थे उसके लिए एक क्या करते हैं, ये करते हैं कि जो है, क्योंकि यहाँ पर क्या फाइंड आउट हुआ था कि यूएस जो है वो अपनी दादागिरी कर रहा है। जो जितनी भी चीजें हो रही है वो किसके हक में जा रही है, वो यूएस के हक में जा रही है। तो वो एक क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि जितना भी जो क्राइटेरिया है, जो इसको मतलब क्या करेगा, जो इसको फुलफिल करेगा, वही हमारे जो होंगे वो न्यू मेंबर्स होंगे। और ये जो क्राइटेरिया वो परमानेंट और नॉन परमानेंट इन लोगों के लिए भी, काउंसिल्स वाले जो है इन लोगों के लिए भी रहता है। तो उसका जो क्राइटेरिया है वो देखते हैं। अब ये क्राइटेरिया डिसाइड करने का जो पीछे वो मेजर फैक्ट थे वो कौन कौन से थे, कि यूएस की सबसे बड़ी जो है वो दादागिरी हो रही थी। ये सभी जो है वो एक ही तरफ को देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पर मेंबर कंट्रीज तो हम लोगों ने देखी, जो 5 मेंबर कंट्रीज है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब वो ही काम कर रही है तो डेफिनेटली वो अपने सपोर्ट में ही करेंगी, कोई उनके अगेंस्ट नहीं जा सकता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर वो उसकी मेंबर नहीं होती तभी भी इनकी दादागिरी जो है वही चलती। तो यहाँ पे जो है सारा दादागिरी का सिस्टम, जो हेजेमनी है, वही चल रही थी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया सेट किया जाता है वो क्राइटेरिया क्या रहता है, अब मेजर इकोनॉमिक मेंबर कंट्रीज बनने वाली है जिनके पास ये अवेलेबल होने वाले हैं। तो फर्स्ट वन इज कि उसका जो इकोनॉमिकल पावर है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए, मतलब वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री होनी चाहिए। अगर उसे पार्टिसिपेट करना है तो वो डेवलप्ड होनी चाहिए। तो क्या किसी कंट्री को कोई इकोनॉमिकली डेवलप्ड नहीं होगी तो वो कंट्री क्या इसका मेंबर नहीं बन सकती? इसके ऊपर भी हम आगे डिस्कशन करते हैं। मेजर मिलिट्री पावर, अब वही कंट्री इसमें जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी जिसका अपना मिलिट्री पावर बहुत अच्छा हो, जैसे कि यूएस का ऑलरेडी था, है ना। तो ऐसी जो पावरफुल कंट्रीज है वो बनेगी। और सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, अब वो क्या करेगा, अब देखो यूएन, उसका बजट अच्छा होगा, उसका जो इकोनॉमिकल पावर अच्छा होगा, तो डेफिनेटली वो जो उसका बजट है, यूएन का बजट है, उसमें से दान करेंगे कि भाई लो इतना काम है ये कराने के लिए, इसका जो बजट है उसको हम ये फुलफिल करने वाले है। तो क्या हो रहा है कि इकोनॉमिकल पावर अच्छा होगा तो भाई तभी तो वो बजट में उसको मतलब हेल्पफुल होगा, कंट्रीब्यूट करेगा, वो कंट्रीब्यूटर होगा उसका। अ बिग नेशन इन टर्म इट्स पॉपुलेशन, अ नेशन दैट रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट। अब जो है वो जनसंख्या के हिसाब से भी भाई अच्छी खासी जो है वो होनी चाहिए, उसके ह्यूमन राइट्स अच्छे होने चाहिए, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए, जिसके मानव अधिकार हो अपने, जिसका अपना संविधान हो, जिसकी अपनी अच्छी खासी पॉपुलेशन और ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये वाली चीज उसने एक और कंडीशन रख दी थी। नेक्स्ट कंडीशन है कंट्री दैट वुड मेक द काउंसिल मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी इन टर्म्स जियोग्राफी, इकोनॉमी, सिस्टम्स एंड कल्चर। अब भाई वही कंट्री इसमें ठीक है जिसका कल्चर अच्छा हो, इकोनॉमिकल अच्छा हो, उसका कल्चर अच्छा हो, ये सारी जो चीजें हैं, जियोग्राफिकल इन द सेंस कि उसका जो भौतिक क्षेत्र है वो बहुत अच्छा हो, तभी वो इसमें पार्टिसिपेट करने वाली है। जब ये क्राइटेरियाज रखे गए है ना, जब ये डायमेंशंस रखे गए तब इसके ऊपर बहुत ज्यादा वाद विवाद हुआ। कैसे कि भाई अगर किसी के पास में इकोनॉमिकल पावर ठीक नहीं होगी तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा? चलो ठीक है, ये वाले बात मान लेते हैं, क्योंकि यूएन को जो है वो इन्वेस्ट करने के लिए बजट की नीड होती है, तो इसलिए हमने इस पॉइंट को जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि अगर उसके पास मिलिट्री पावर नहीं होगी तो भी वो नहीं करेगा।
क्योंकि यूएन में आना मतलब उसकी प्रोटेक्शन में आना ही हो गया ना, तो अब नहीं है तो नहीं करेंगे। अब उसके बाद में ये वाला हो गया कि क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं होंगी तो क्या उसके ऊपर वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। चलो ये सारे पॉइंट्स को एक तरीके से मान भी ले, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट सबसे बड़ा आता है कि क्या उसका इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं हो, वो जियोग्राफिकल अच्छी नहीं हो, वो वर्ड को मतलब डाइवर्सिटी में वो कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रही है, रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, उसका कल्चर नहीं है, तो क्या वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसी कंट्री का क्या, इसने क्या कह रहा है कि जिसका अपना खुद का एक कल्चर है, तो उन कंट्रीज का क्या जहाँ पे बहुत सारे कल्चर जो है उनको एक्सेप्ट किया जाता है। जैसे हमारी कंट्री में बहुत सारे कल्चर जो है उतने एक्सेप्ट, हमारी जितनी स्टेट्स हैं वहाँ के सबके अलग अलग कल्चर है ना, महाराष्ट्र का महाराष्ट्रियन, तमिल का तमिलियन, सभी के अलग अलग है। तो क्या ये कंट्रीज वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, तो इनके ऊपर जो है बहुत क्वेश्चन जो है वो उठाए गए, है ना। जब हम बुक में पढ़ेंगे तो डिस्क्रिप्ट है ना, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि क्या ऐसी कंडीशंस है तो क्या हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है इन द सिक्योरिटी काउंसिल देयर आर 5 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, ये हम लोगों ने देखा हुआ, परमानेंट कंट्रीज भी देख लिया हम लोगों ने, ठीक है, एंड 10 नॉन परमानेंट मेंबर। अब इसके स्ट्रक्चर में बात करें, अब इन्होंने क्या किया था, अभी तक हमारे पास में क्या दे दी है, इसकी क्राइटेरिया दे दी कि भाई ये फुलफिलमेंट है तो आप आ जाओ। जैसे कि अब हमारे एग्जाम्स में होता है ना, कि कहीं एडमिशन लेना, आपके पास ये है तो आप आ जाओ, ये एक आपने अचीवमेंट है तो ले लो। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर इतने क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हो तो आप इसके जो है वो मेंबर बन सकते हो, ठीक है। इंडिया की अगर हम लोग बात करते हो तो इंडिया का हम देखते हैं, तब तक कि आप जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इंडिया जो है वो कब मेंबर बना, वो उसका कौन सा मेंबर है ना। बाकी तो आगे हम इसके ऊपर बात करने ही वाले हैं। अब जो यूएन है उसके पास में 5 मेंबर जो है वो परमानेंट है, 5 मेंबर परमानेंट है, उसके बाद में 10 मेंबर्स ऐसे हैं जो कि परमानेंट नहीं है, ठीक है। मतलब 10 परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर्स है, और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एवरी 2 ईयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं, ठीक है। द चार्टर गिव द परमानेंट मेंबर अ प्रिविलेज पोजीशन इन ब्रिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन द वर्ल्ड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होता है तो उसके बाद में क्या कहते हैं कि वो उनको परमानेंट मेंबर्स जो है उनके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है, इनके पास में वीटो पावर होती है, ठीक है। किसी भी मेंबरशिप वगैरह में जो भी चीजें होती है तो वीटो, ये जो वीटो पावर है वो हमारे नॉन परमानेंट मेंबर्स के पास में नहीं है ना। ये नॉन परमानेंट जो मेंबर है इनके पास में वीटो पावर नहीं है, लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनके पास वीटो पावर है। और ये 5 परमानेंट मेंबर्स भी हमको पता है कि जो ऑलरेडी जो सुपर पावर्स पहले थी हमने उसी को इसमें एक्सेप्ट किया है। फिर जो नॉन परमानेंट मेंबर आर इलेक्टेड इन मैनर सो दैट दे रिप्रेजेंट ऑल कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड। अब ये जो है मतलब सारे रिप्रेजेंट तो कर ही रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेंबर नॉट हैव वीटो पावर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है तो वो 2-2 साल के लिए जो है वो इलेक्ट होते हैं, और ये क्या होता है कि ये अ कंट्री कांट बी री इलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीटिंग अ टर्म ऑफ 2 ईयर्स। अब जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है वो तुरंत ही क्या होता है, अपने आप को मतलब तुरंत क्या इमीडिएटली अपने आप को वापस से उसका मेंबर नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ 2-2 साल के लिए बनते हुए जाते हैं। और जो 5 मेंबर्स है वो परमानेंट रहते हैं, वो इन्होंने अपना जो है ना इतनी प्रॉपर्टी ले रखी हुई है इसमें, यूएन में एक तरीके से बात करें तो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लेकर के रखी हुई है इन्होंने यूएन में। लेकिन जो ये नॉन परमानेंट मेंबर है ये आए गए वाले हैं, भाई 2 साल की मेहमानी करो उसके बाद में फिर चले जाओ। अब हमारे पास में हमको पता है कि हम लोगों ने जब फर्स्ट वाला जब यूएन जब कोल्ड वॉर था उस टाइम में हम लोगों ने बात की थी कि कोल्ड वॉर के दौरान हम लोगों ने क्या बात की थी कि 2 चीजें अराइज हुई थी, नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर का जो है दायरा उसको करीब बढ़ाने का, और जो ज्यूरिडिक्शन है ऑफ यूएन है उसको भी उसमें भी कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो चेंज करने की, इन सारी चीजों को करने का जो है चेंज करने का वो काम किया गया था। अब इसकी जो पावर है यूएन का, है ना, जो भी इसके दायरे में आते हैं वो सारी चीजें पढ़ते हैं। अब क्या होता है, यूएन जब बनता है ना 1945 में, अब यूएन बना उसके 60 साल की भाई ये लोग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं 2005 में। 2005 में हमारा यूएन जो है वो 60 साल का हो जाता है, तो ये अपना बर्थडे केक काटता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये एक मीटिंग करते हैं, ठीक है, एक मीटिंग की इन्होंने। तो इस मीटिंग में वो लोग कुछ चीजें चेंज करते हैं, इनके जितने भी लीडर्स होते हैं, द लीडर्स इन द मीटिंग डिसाइडेड दैट द फॉलोइंग स्टेप शुड बी टेकन टू मेक यूएन मोर रिलेवेंट।
अब वो क्या करते हैं, यूएन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए कुछ चीज़ों पे काम करते हैं, कि कहते हैं कि भाई ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर हम काम करें तो हमारा जो यूएन है वो और ज़्यादा अच्छा बनेगा। क्रिएशन ऑफ पीसफुल बिल्डिंग कमीशन, अब वो एक क्या करते हैं, पीसफुल बिल्डिंग कमीशन बनाने के लिए, इसके बारे में और हम लोग देखेंगे कि एक शांति कमीशन, ठीक है, जो एक शांति बनाए रखे, उसके लिए एक कमीशन बनाने के लिए बात करते हैं, है ना। ये लोग जो चीज़ें हैं उसके ऊपर डिसाइड करते हैं कि हम एक पीसफुल बिल्डिंग कमीशन बनाएंगे जो कि शांति फैलाने के लिए भी कहीं ना कहीं काम देगा। क्वेश्चन ये होता है कि ये कमीशन क्या सच में हेल्पफुल होने वाला है इन सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है अभी हम लोग इसमें ये आप लोग मुझे स्टडी करके बताएंगे। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी इन केस फेलियर ऑफ नेशनल गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट देयर ऑन सिटीजन फ्रॉम एट्रोसिटीज। अब क्या कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो अपने मानव अधिकार जो है, जो गवर्नमेंट है ना, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट उसके प्रोटेक्ट, जो भी नेशंस है वो अपने मानव अधिकार को फेल करने के लिए, मतलब जो एक ऐसा कमीशन क्रिएट करना है जहां पे उसके जो सिटीजन का जो ह्यूमन राइट्स है ना, सिटीजन फ्रॉम, तो उसके मानवाधिकार वो खत्म हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स खत्म हो रहे हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक इंटरनेशनल कम्युनिटी बनाने के लिए, ठीक है, वो उसका समझौते के ऊपर वो करते हैं, सॉरी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, 19 जून को 2006 को ये अपना एक कमीशन बनाते हैं। और ये कमीशन क्यों होते हैं, इन चीजों के लिए, ठीक है, जो मानवाधिकार होते हैं जो भी वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इन चीजों को बचाने के लिए ये क्या करते हैं, स्टैब्लिश, दोनों एक दूसरे को ही कनेक्ट कर रहा है ना। जो गवर्नमेंट अपने आप को, अपने जो सिटीजन है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है, जो भी फेलियर्स हो रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है कि ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए काउंसिल बनाने का, एक काउंसिल क्रिएट करने के लिए कहते हैं, ठीक है, और जो कि कब होता है, ऑपरेशनल सिंस 19 जून 2006। कंडेनमेशन ऑफ टेररिज्म इन ऑल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब जितने भी टाइप के जो टेररिज्म वगैरह चीजें वाली हो रही है तो उनसे भी प्रोटेक्ट करने का भी जिम्मा है ना, उनके प्रोटेक्ट वो करना, एक डेमोक्रेसी फंड बनाना, मतलब एक वैश्विक जो है एक फंड वो बनाना है, एक ट्रस्टशिप काउंसिल जो है उसका डेवलपमेंट करना, ट्रस्टशिप काउंसिल बनाना। तो ये वाली जितनी भी चीजें इन्होंने लिस्ट बनाई थी ये सारी करना जो है वो इतनी भी इट इज नॉट हार्ड टू सी दैट दीज आर इक्वली कंटिन्यूस इश्यूज ऑफ फॉर द यूएन। ये जितनी दिखने में इजी है उतना ही इसको कंप्लीट करने में वो चीज़ नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो बनाना, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी कि क्या ये चीज़ें जो है वो सही से जाएंगी, क्या सच में पीसफुल कमीशन जो है वो काम करेगा। ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाने का तो बोल दिया है, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि ये ह्यूमन राइट्स है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे वहां पे क्वेश्चन पिछले बार उठे थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो क्रिएट होते हैं। ये कहते हैं कि ठीक है आपने पीसफुल बिल्डिंग कमीशन तो बना दी, लेकिन क्या ये सच में काम करेंगे, ये सच में शांति समझौता सब जगह स्थापित करेगा, क्या सच में पीसफुल माहौल रहने वाला है। आपने ह्यूमन राइट काउंसिल बना दिया है, तो क्या मतलब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन राइट्स कौन कौन से है, ठीक है। अगर ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कुछ होता है, किसी के ह्यूमन राइट्स छीने जाते हैं, तो उसके क्या मापदंड होंगे, है ना, कौन कौन से मापदंड होने वाले हैं इसके, अगर ये चीजें हटा दी तो उसके लिए पनिशमेंट क्या होगी, कौन इसके लिए पनिशमेंट देगा, ऐसे बहुत सारे जो है 1000 क्वेश्चन जो है वो शुरू, कौन डिसाइड करेगा, जो टेररिज्म हो रहा है इससे कैसे प्रोटेक्शन होगी, ये सारी जो चीजें हैं यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। अब यूएन के बारे में इतना सारा तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूएन क्या है, यूएन एस्टैब्लिश कब होता है, यूएन किस किस क्षेत्र में काम कर रहा है, यूएन के साथ में और कौन कौन सी जो उसकी बॉडीज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, इनके इसमें कौन कौन से वाद विवाद चल रहे हैं, ये सारी चीजें जो है अभी तक के हम लोगों ने पढ़ी है यूएन के रिगार्डिंग। अब यूएन के रिगार्डिंग तो पढ़ लिया, अब हर चैप्टर में मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था, तो हम हमारी कंट्री को उससे रिलेट तो करेंगे ही करेंगे, है ना। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है कि हम हमारे पास देखें कि हमारे रिलेशंस उसके साथ में कैसे है। तो इंडिया एंड द यूएन रिफॉर्म्स, अब यूएन के रिफॉर्म्स जो भी है उसके साथ में, मतलब जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उसमें जो सुधार हो रहे हैं, तो उसके साथ में अब हम हमारे कंट्री को कनेक्ट करते हैं। तो हमारी जो कंट्री है इंडिया, वो भी यूएन की एक मेंबर है ना। और हमारा जो यूएन है, हमारी जो इंडिया है उसने यूएन कब ज्वाइन किया था, 1945, है ना, अक्टूबर 1945 को, 30 अक्टूबर 1945 को इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था। यूएन
India is one of the founding member of UN since its independence, and even before that, India has been an active participant in all initiatives undertaken by the UN Millennium Development Goals, Sustainable Development Goals, and various UN summits, including on climate change. UN ने equally participate किया है अभी तक के जितनी भी चीजें हो रही है। और फर्स्ट मैंने आपको जस्ट अभी एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा था, जो कि आप मुझे करंट कमेंट्स में बताने वाले हैं कि यूएन और जो इंडिया है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन का जो भी कीवर्ड्स है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या एक्चुअल में करंट में इसके बारे में चल रहा है, या अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स में ये घटना घटी है। तो यूएन ने हमेशा से यूएन के साथ में जो है हमारा इंडिया का रिलेशन जो है वो बहुत अच्छे से रहा है। इंडिया ने इसके साथ में बहुत सारे ऐसे जो डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर, गोल्स के ऊपर बात की है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसके ऊपर भी बात की है। बहुत सारे यूएन सबमिट्स में भी इंडिया ने इक्वली पार्टिसिपेट किया है। उसके साथ में क्लाइमेट चेंज तो बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें भी इंडिया ने अपना इक्वली कंट्रीब्यूशन दिया है और हमेशा ये इसमें इक्वली पार्टिसिपेट भी रहता है। ये एक एक्टिव पार्टिसिपेंट जो है इंडिया यूएन का है। अब यूएन ने शुरू से ही, अब हमारे पास में जो मुद्दा है, क्योंकि रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही है, तो शुरू से ही जो मुद्दे चल रहे हैं, तो इंडिया ने हमेशा से यूएन के इस सपोर्ट में बात की है कि एक्चुअल में जो मेंबर्स है, जो नॉन परमानेंट मेंबर है और जो मेंबर्स है, इनके बीच में यूएन इंडिया ने हमेशा से ही अपना वोट दिया है कि हाँ, नॉन मेंबर्स, परमानेंट मेंबर और जो परमानेंट मेंबर है, इन दोनों में ही बढ़ोतरी होनी चाहिए, इन दोनों का ही दायरा जो है वो बढ़ना चाहिए। ऐसा हमेशा से ही कहा है कि जो भी असेंबली के मेंबर्स है, इन लोगों को पढ़ना चाहिए। अब ये बात अलग है, इंडिया सपोर्ट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। यही बात मैं आपको बता रही हूँ कि इसने हमेशा से ही जो है इसमें साथ दिया। वन ऑफ द इंडियाज मेजर कंसर्न हैज बीन कंपोजिशन ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल विच हैज रिमेन लार्जली स्टैटिक व्हील द यूएन जनरल असेंबली मेंबरशिप हैज एक्सपेंडेड कंसिडरेबली। ओके, यहाँ तक ये चीजें क्लियर हुई। इसके बाद में जब हम लोग देखें तो इसके साथ में इंडिया क्यों चाहता है इसका मेंबर बनना, ठीक है, इंडिया क्यों चाहता है। अब यहाँ पे बात तो यही हो रही है ना कि जो पावरफुल कंट्रीज है बहुत सारी, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री में आ चुका है, एक विकासशील देश बन रहा है, तो इसी के दायरे के साथ में इंडिया चाहता है कि ये इसके साथ में बने रहे, जो यूएन है इसका मेंबर बने। वो क्राइटेरिया को धीरे धीरे जो है वो कंट्री का कवर अप कर रहा है, और हमारे जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसमें 1/5 जो है इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन है, और यही एक क्राइटेरिया भी जो है उसमें रखा हुआ था। और कहीं ना कहीं इंडिया जो है वर्ल्ड के साथ में अब कदम से कदम मिला के चल रहा है, तो इंडिया चाहता है कि उसके साथ में ये बने। नेक्स्ट एक कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या वो कहना, क्योंकि ये जो जितना यूएन के जो मेंबर्स है वो एक तरीके से कहे तो तानाशाह वाला एरिया आता है, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी पावरफुल कंट्रीज है वही इसकी मेंबर्स है। परमानेंट कंट्रीज के बारे में बात करें तो 5 कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वही इसकी मेंबर है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो इसमें क्या कहना चाहता है, इंडिया जो है वो उसमें अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है और उसको रखना चाहता है। अब इंडिया के साथ में कुछ कंट्रीज है कि हाँ इंडिया ने इसका मेंबर बनना चाहिए, और कुछ इसके विरुद्ध में आते हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशंस है दे आर नॉट परफेक्ट, तो ये इसके अगेंस्ट यूज कर सकता है इंडिया जो है। अगर इंडिया के पास में पावर्स आ जाता है, वीटो पावर भी आ जाता है, तो क्या कहेंगे ये लोग कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज करेंगे। इंडिया की जो एनिमी कंट्रीज है वो इसके खिलाफ इसे यूज करने वाले हैं। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया के सपोर्ट में भी जाएंगे, जो इसके साथ में मतलब जिसको मेंबर्स है ना वो बनने के लिए, और इंडिया खुद भी चाहता है इसका मेंबर। वैसे तो ये इसका मेंबर है, फाउंडिंग मेंबर तो है ही है, लेकिन ये जो है अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड। अब यूएन इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड के बारे में बात करें तो यूनिपोलर वर्ल्ड में क्या होता है, एक ध्रुवीय वर्ल्ड है, ठीक है। यहाँ पर वही सारे पावर्स के बारे में बात की गई है, जितने भी पावर्स थे। अब यूएस और यूएसएसआर तो खत्म हो ही गया था, तो ये यूनिपोलर बन गया, एक ही था। तो अब क्या कहते हैं यहाँ पे सब लोग कि अभी हम लोग शुरू से बात कर रहे थे कि ये तानाशाह वाला एरिया हो गया, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा किसकी चलती है, यूएस की। यूनिपोलर वर्ल्ड
किसका साम्राज्य था? यूएस का, क्योंकि यूएसएसआर तो खत्म हो गया। तो सब लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो पूरा यूएन है, मतलब वो किसके अंडर में होता है? यूएनएस के, क्योंकि ये यूनिपोलर है, सबसे ज्यादा सुपर मतलब पावरफुल है, इसके पास में एक सुपर पावर है। तो जितना भी यूएन काम कर रहा है वो किसके अंडर में काम कर रहा है? यूएस के अंडर में कर रहा है। वो उसके हितों को ही देखते हैं। जब हम लोगों ने 3 मिस्टेक्स फाउंड की थी, 3 हमको शिकायतें मिली थी, तो उसमें तो एक यही थी कि जितने भी प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो किसके दबिश में होकर के कर रहे हैं, और वो किससे दब रहा है? यूएन, वो यूएस से दब रहा है। तो ये वाली जो चीज है वो यहीं पर क्रिएट की गई कि द यूएन इन यूनिपोलर वर्ल्ड। को इस टाइम में जब 1991 के बाद में क्या होता है कि वो यूनिपोलर हो जाता है, पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारा बाइपोलर से यूनिपोलर हो जाता है। द एंड ऑफ बाइपोलर यूनिपोलर बाइपोलरिटी में हम लोग ये बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसी के रिगार्डिंग पर्सपेक्टिव्स है ना, कि ये जो यूएस है वो कैसे अपनी दादागिरी दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या यूएन जो है एक सक्सेस कंट्री के तहत काम कर पाएगा? क्या यूएन सबके बीच में इक्वालिटी रख पाएगा? क्योंकि भाई दादागिरी तो यूएस की चल रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे कि क्या यूएन सबके लिए इक्वली काम कर पाएगा? क्या इसकी जो तानाशाही है यूएस की, है ना, यूएस की जितनी भी तानाशाही है उसको कंट्रोल कर पाएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो यहीं पे क्रिएट किए गए हैं। तो प्लीज आप भी अपने अपने ओपिनियन इसमें जरूर बताना। इस हेलो एवरीवन, इन लास्ट वीडियो हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशंस। जितने भी यूएन से रिलेटेड जो भी टॉपिक था वो हम इस चैप्टर में फिनिश कर चुके हैं कि एक्चुअल में यूएन था क्या, यूनाइटेड नेशन, ये किस लिए काम कर रहा था, इसको कैसे ये बना था, कब से ये शुरुआत हुई थी इसकी, ये अभी तक ये जो चल रहा है, ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें देखी थी। ये किन एरिया पे काम करता है, ये किस लिए काम करता है। तो यूनाइटेड नेशन क्यों काम करता है? यूनाइटेड नेशन जो है वो सभी में पीस और सिक्योरिटी के पर्पज से काम करता है। और इसकी नीड क्यों पड़ी, इससे रिलेटेड A to Z जो है इंफॉर्मेशन हम लोग लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। साथ में हमने एक चीज और देखी थी कि जब यूएन था तो उसके साथ में सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये तो उठा नहीं सकता था, तो इसके साथ में कई एजेंसीज बनाई गई थी जो हम लोगों ने एक शॉर्ट लिस्ट भी इसमें उस चैप्टर में पढ़ी थी। तो वही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, बिकॉज ये सारे ऑर्गेनाइजेशन अगर हम उसमें करते तो थोड़ा लेंदी हो जाता। तो आज हम सेपरेटली सारे ऑर्गेनाइजेशन जो यूएन के अंडर में काम करते हैं वो सारे ऑर्गेनाइजेशन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन जो है वो यूएन के बारे में देख लेते हैं। यूएन कब बना? 1945 में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्यों बना था सभी को पता है, पीस के लिए, सिक्योरिटी डेवलपमेंट करने के लिए, जितने भी वॉर्स वगैरह हो रहे हैं इनमें और बढ़ाया ना जाए, जो वॉर ऑलरेडी चल रहे हैं उन्हें कम करने के लिए जो भी समझौते वगैरह होते हैं, इन सारे पर्पज से यूएन को बनाया गया था। जो यूएस की दादागिरी बढ़ रही थी उसे थोड़ा कंट्रोल करने के लिए भी यूएन को बनाया गया था। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था आफ्टर कोल्ड वॉर इसमें जो भी इम्प्लीमेंट्स किए गए सारे रिफॉर्म्स वगैरह जो भी थे वो सारी चीजें हमने पढ़ी। इसके साथ में और देखा था कि ये यूएन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बट के काम करता है। तो आज वही सारे ऑर्गेनाइजेशंस हमें पढ़ने हैं। और चलिए तो हम इसके ऑर्गेनाइजेशन जितने हैं वो स्टडी करते हैं। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे हम तो उसमें इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना है, एक्चुअल उसका फाउंडेड ईयर, जिस ईयर में वो बना हुआ है, उसके हेडक्वार्टर्स, वो क्यों काम कर रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चलिए हम देखना शुरू करते हैं। और सारे जितने ऑर्गेनाइजेशंस है वो यूएन से रिलेटेड ही है इस वीडियो में। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा WHO। ये पिक्चर देख करके ना आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि एक्चुअल में इस ऑर्गेनाइजेशन में काम क्या है। ठीक है, अब WHO तो सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंपॉर्टेंटली हम उसके सारे के फुल फॉर्म जरूर देखेंगे फाउंडेड ईयर के साथ में कि उसका फुल फॉर्म क्या है। तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है तो ये किस एरिया में काम करता है, क्या मतलब क्या इसके काम है, क्या क्या देखना इसका काम है, कितने अंडर, किसके अंडर में ये काम करता है। तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसका ये लोगो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। मैंने सभी लोगो जो है इसके साथ में ऐड किए हुए हैं। आप ये पिक्चर देख करके क्लियरली पता चल रहा होगा कि एक्चुअली इसका काम क्या है। नहीं, इंजेक्शन लगाना नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वर्ड की बात हो रही है, देन हेल्थ है और ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब क्लियर है कि ये पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का ख्याल रखता है। कोरोना काल में जब हम लोगों ने देखा था तो हम लोग करंट न्यूज में बहुत सारी चीजें देखते हैं। न्यूज के थ्रू ना हम लोगों को कई चीजें हम लोग फैमिलियर हो जाते हैं कि वो चीज किस लिए काम करती है। उस वक्त तो बहुत ज्यादा चल रहा था ना ट्रेंड में कि WHO ने इतने डेथ जो है वो क्लियर की है ड्यू टू कोरोना। कोरोना से जितनी डेथ है वो इतनी क्लियर की है, कितने पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं वो भी बताया है।
साथ में उसने बहुत सारी चीजें गाइडलाइन जारी की है कि कौन कौन सी कोरोना गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या काम करने हैं आपको, 2 टाइम हाथ धो, हैंड वॉश करो, सैनिटाइजर यूज करो, मास्क वियर करो। तो बहुत सारी ऐसी गाइडलाइंस भी जो है वो WHO ने जारी की थी। उसके साथ में और क्या देखे, जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुए थे तो हर एक वैक्सीन को अप्रूवल भी किसने दिया था, WHO ने। तो भाई WHO ही क्यों दे रहा है, क्योंकि ये इसी एरिया में काम कर रहा है, ठीक है। WHO इन्हीं सारे इसमें काम करता है, मतलब इसके पास में पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का जिम्मा है। ऐसा नहीं कि हर एक गली गली में जाकर के वो सभी का ध्यान रखे। जब कोई बड़े लेवल पे कोई बीमारी क्रिएट होती है, जैसे कि कोरोना, उसके पहले भी कई जो महामारियां आई थी, तो इन सब चीजों पे इसका काम होता है। और उसके साथ में ऐसी कई बीमारी जो बहुत ज्यादा डेवलप हो जाती है, बहुत ज्यादा चल रही होती है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं इनका जो है वो काम बन जाता है कि कैसे आप पूरे वर्ल्ड की हेल्थ का ख्याल रखें। बहुत सारी जो डेली रूटीन से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, तो वो उसके ऊपर भी काम करता है कि आपको कैसे जो वर्ल्ड के लोग हैं उसकी हेल्थ को ख्याल रखना है, उनको ज्यादा बीमार नहीं होना है, उनकी हेल्थ जो है उसे एकदम अच्छे तरीके से रखनी है। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल हेल्थ। The WHO constitute state its main objective as the attainment by the all pupils of the highest possible level of health। मतलब हर किसी व्यक्ति की जो हेल्थ है वो अच्छे से अच्छी होनी चाहिए। तो इसका जिम्मा कौन उठाता है, वो WHO उठाता है। अब WHO तो देख लिया कि वो क्यों काम करता है, सभी की हेल्थ से रिलेटेड काम करता है और उनकी हेल्थ को बनाए रखे। तो ये जिम्मा जो है वो हमारे किसके पास में है, WHO। तो WHO का फुल फॉर्म याद रहेगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हम साथ ही साथ इन चीजों को याद भी करते जाते हैं ताकि आपका रिवीजन जो है नेक्स्ट वीडियो में जब आप इसे फिर से देखेंगे तो फटाफट वो रिवीजन हो जाए। अब WHO सबसे पहले बनता कब है, 7 अप्रैल 1948 को, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसकी फाउंडर कंपनीज, फाउंडर स्टेट कौन कौन सी हो गई, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, सब, उसके बाद में ब्राजील, फ्रांस, मैक्सिको, ये सारी जो स्टेट्स है, जो कंट्रीज है, ये WHO की फाउंडर क्या है, फाउंडर्स कंट्रीज है। ऐसा नहीं है कि ये फाउंडर कंट्रीज है तो ये इन्हीं के अंडर में काम करेगा, इन्हीं के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करता है, जितनी भी कंट्रीज है। और ये इसका बहुत अच्छे से देख लिया, इसका जो वर्किंग प्रोसेस है वो हमने ड्यूरिंग कोरोना जो है बहुत अच्छे से देख लिया है। सब्सिडरीज कंपनीज इसकी ये है, क्योंकि हर किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे UN की ये काम कर रही है, तो ऐसे ही हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की सब्सिडरीज कंपनीज है। पान अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट पैनल फॉर पैंडेमिक प्रीपेरेडनेस एंड रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद में पेरेंट कंपनी के बारे में बात करते हैं, तो वो कंपनी जिनसे ऑर्गेनाइजेशन जिससे ये क्रिएट हुई है। तो अभी हम जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने वाले हैं, जितने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ेंगे, सभी की पेरेंट कंपनी यूनाइटेड स्टेट ही होंगी। सभी को कौन बना रहा है, यूनाइटेड स्टेट, सभी इसी के अंडर में काम करने वाले हैं। अभी बात आती है WHO जो है वो इतने बड़े लेवल पे काम कर रहा है, पूरे ही वर्ल्ड की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ये काम कर रहा है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ के ऊपर ये काम कर रहा है। माय राइटिंग इज नॉट वेल, ओके। तो अब भाई इसको पैसे की तो नीड पड़ने ही पड़ने वाली है, इसको फंड भी देना होगा। इसका फंड बजट तो इतना है, ये हमको पता है, इतने बजट में वो काम कर रहा है, 938.76 करोड़ में फंड में काम कर रहा है। तो इसको पैसा देने वाला भी कोई होगा। हम हमारी पॉकेट मनी तभी यूज करते हैं, तो हमें मनी की नीड पड़ती है। तो इसे जो है फंड कौन प्रोवाइड कराता है, तो ये फाउंडर्स जो है ये तो इनको फंड प्रोवाइड करा ही रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो फंड प्रोवाइड कराता है वो यूनाइटेड स्टेट इसे फंड देता है। यूनाइटेड स्टेट फंड सबसे ज्यादा क्यों देता है, तो इसका रीजन तो अब बताने की नीड नहीं है, क्योंकि पिछले जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं तो वहां पे हमें पता है यूएस हमारा सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्टेट है, सबसे ज्यादा सुपर पावर है। तो डेफिनेटली अपनी धौस जमाने के लिए हर जगह आगे ही रहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जब आप पैसा फेंको तो अपनी धौस अपने आप क्रिएट होती है। तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा, मतलब हर जगह इसने अपनी दादागिरी रखी है और अपने आप को टॉप पे ही रखना चाहता है ये। तो यहाँ पे भी इसकी फंडिंग जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो WHO समझ में आया कि WHO एक्चुअल में है क्या, किसके लिए काम करता है, ये बना कब, है ना। इसकी फाउंडर कंपनीज, इसका जो हेडक्वार्टर है जिन्हें वो कहाँ पर है, ये सारी चीजें हर ऑर्गेनाइजेशंस में हमें पढ़ते हुए चलनी है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमारा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई होंगी कि भाई ये काम क्यों कर रहा है, मॉनेटरी फंड,
पैसे से रिलेटेड ही जो बातें हैं उसके लिए। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, हेल्थ पढ़ा था, तो हमें पता हो गया था कि हम हेल्थ से रिलेटेड चीजें जो है इसमें पढ़ने वाले हैं और इसी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे ये काम करता है। तो ये रहा हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का लोगो। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक्चुअल में करता क्या है, तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो इस सेक्टर में काम करता है कि जब क्या कि जितनी भी जो ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन है उसके इसमें जितनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज होंगी, जो ट्रेड होगा, सारी जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली जो जितनी भी चीजें होती है उसका ख्याल रखता है। ठीक है, जितना पूरा मतलब पूरा वैश्विक जो धनकोष है ना, मॉनेटरी ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन बोल सकती हूँ मैं। तो इन सब का देखरेख कौन करता है, इंडियन मॉनेटरी फंड। मतलब हमारे वर्ल्ड की जितनी भी मतलब मुद्रा से रिलेटेड जो चीजें हैं उन सब की देखरेख कौन करता है, इंडियन मॉनेटरी फंड। ये टाइम टू टाइम जो स्टेट इनसे जो है क्या मांगती है, पैसा, मतलब कुछ रेंट क्या कहना चाहिए, लोन वोन मांगती है, तो इन्हें कम रेट में इन्हें लोन भी प्रोवाइड करती है। और ये लोन जो है इन्हें कभी रिटर्न नहीं करना होता है, जो गरीब देश होती है, गरीब कंट्रीज होती है। तो इनके साथ साथ मतलब पूरे ही वर्ल्ड का क्या करती है ये मतलब अकाउंट, ये बोल सकते हैं अकाउंट संभालती है। ठीक है, ये अकाउंट संभाल रही है। इसके साथ में अगर कोई बहुत ही पुअर कंट्री है, बहुत ही अनडेवलपमेंट कंट्रीज है, तो उन्हें ये लोन भी देती है और वो कभी रिटर्न नहीं करते, ऐसा भी होता है। सो IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 190 कंट्रीज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन बना था तो ये 190 कंट्रीज के साथ में बना था उस टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन बना था। फिर वर्किंग टू फॉस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी सिक्योर कर रहा है, फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड, जो वर्ल्ड का जो व्यापार है उसको भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, प्रोमोट हाई एम्प्लॉयमेंट। अब डेफिनेटली इतनी काम कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी जाएगा, सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ एंड रिड्यूस poverty around the world। एक तरीके से जब वो किसी को लोन दे रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो डेफिनेटली वहां से वो क्या कर रहा है, गरीबी हटाने में काम कर रहा है, बेरोजगारी कम करने में काम कर रहा है, जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी ग्रोथ कर रहा है। मतलब सारी कंट्रीज को साथ में लेकर के इक्वली वो क्या कर रहा है, साथ में लेके चल रहा है कि भाई तुम भी पीछे मत हटो, मैं भी पीछे नहीं हटो, मतलब सब साथ में चले, तो सबकी जो इकोनॉमी हो वो इक्वली हो, तो इसके ऊपर भी ये काम करता है। इंडिया इज अ फाउंडर मेंबर ऑफ IMF, डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर है तो हमारा जो मेंबर हमारा इंडिया है वो भी इसमें जो है फाउंडर है। इंडिया करंट क्वार्टा इन द IMF इज SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स 5821.5 million, making it 13th largest quota holding country at IMF and giving it a shareholding of 2.44%. That's very good। हमारा इंडिया भी है और हमारी जो शेयर होल्डर शेयर्स है उसमें वो कितने 2.44% के। अब हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO। WTO का फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ट्रेड के बारे में बात कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि किस सेक्टर में काम करने वाला है। जैसे कि मॉनेटरी पढ़ा था तो वो मुद्रा से रिलेटेड जो चीजें हैं उनसे रिलेट कर रहा था, हेल्थ वाला जो है वो हेल्थ से रिलेट कर रहा था। तो डेफिनेटली जो ट्रेड है वो ट्रेड से रिलेटेड ही कोई ऑर्गेनाइजेशन होगा, ये बात क्लियर है। ये इसका लोगो और जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो ये है, जो एक्चुअल में जहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है वो यहाँ पे है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसके लिए काम करता है, द रेगुलेट एंड फैसिलिटेट्स इंटरनेशनल ट्रेड बिटवीन नेशंस। अब जितने भी हमारे जो नेशंस है हमारे बीच में व्यापार तो चलते ही रहता है ना। तो मतलब कैसे कि हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री से, जैसे कि हम पता है इराक वगैरह एरिया वाले से ऑयल आता है, कहीं और से कुछ आता है, हम हमारे यहाँ की चीजें जो है दूसरों को एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का जो बिजनेस होता है, जो ट्रेड होता है, तो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में सब लोग एक दूसरे से बिजनेस करते हैं, वही ट्रेड होता है, एक इंटरनेशनल ट्रेड होता है अलग अलग नेशंस में। गवर्नमेंट यूज द ऑर्गेनाइजेशन टू एस्टेब्लिश, रिवाइज एंड enforce the rules that govern international trade। अब जितने भी जो रूल्स वगैरह है सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करते हैं। और मोस्ट ऑफ किसने, मतलब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है वो किसका बोलबाला है, यूएस का, क्योंकि यूएस सबसे ज्यादा पावरफुल थी तो उसने अपने हिसाब से अपने जो रूल्स है वो रेगुलेट किए हैं। मतलब जो वो कहता है उसके अकॉर्डिंग ही उसके रूल्स वगैरह बनते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फायदा यहाँ से उठाना चाहता है। सो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा में। इस्टेब्लिश कब हुआ था ये,
1 जनवरी 1995 में कितनी मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पे 164। ये शायद ऑब्जेक्टिव्स में एमसीक्यूज में आपसे पूछ लिया जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट कि हर चीज को बहुत अच्छे से देखें। अब इसका पर्पस क्या था, रिडक्शन ऑफ टैरिफ्स एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, जितने भी जो व्यापार है जिसमें जितने भी टैरिफ्स और बैरियर्स है उसको कम करना था। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है क्योंकि ये वर्ड जो है वर्ड के लेवल पे काम कर रहा है, और जब हम व्यापार करते हैं तो वहां पर जो है जो लैंग्वेज है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पे 3 लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। इंग्लिश क्यों है ये सभी को पता है क्योंकि इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो हर कंट्री में कंफर्टेबल होती है, हर कोई इसके साथ जाता है। इसका बजट 197.2 मिलियन। नाउ आवर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज वर्ल्ड बैंक। भाई वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं, हमारा जो नॉर्मल बैंक होता है, नेशनल बैंक होता है ना, हम लोग बोलते हैं नेशनल बैंक ये वो, तो अब ये जो बैंक है ये पूरे वर्ल्ड के लिए काम करने वाला है, ये वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ की तरह ही काम करता है। ये क्या करता है, सबको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कराता है। अच्छा, इसके बारे में चलो थोड़े से बेसिक पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड बैंक, द वर्ल्ड बैंक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1944। सेकेंड वर्ल्ड वॉर 45 में फिनिश हुआ था, लेकिन उसके पहले ही जो है ये क्रिएट कर दिया गया था। अब ये जो है ये किस एरिया में काम करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट जिसमें एजुकेशन, हेल्थ को इम्पोर्टेंटली रखा जाता है, जहाँ पे मानव विकास हो सके। और मानव विकास तभी होता है जब वो शिक्षित हो, वो स्वस्थ हो। तो ये वाले क्षेत्र में इनके ऊपर काम किया जाता है इस वर्ल्ड बैंक में। एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, अब जो भी खेती है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी है वहां का जो डेवलपमेंट है उसके लिए, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, जितनी भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में जैसे कि पॉपुलेशन रिडक्शन हो गया, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इन सब क्षेत्र में इसमें काम किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड, अर्बन रिजनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी, इनके ऊपर भी इसमें काम किया जाता है। और गवर्नेंस के ऊपर भी इस पे काम किया जाता है वर्ल्ड बैंक में। इट प्रोवाइड लोन्स एंड गारंटीज टू द मेंबर कंट्री इन दिस वे। अब मैंने आपको पहले बताया कि ये भी आईएमएफ की तरह ही काम करता है कि ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज है उसको ये क्या प्रोवाइड कराता है, लोन भी प्रोवाइड कराता है। इट एक्सरसाइज enormous influence on the economic policies of development countries. It is often criticized for setting the economy agenda of the poorer nation, attaching मैंने ये जो चीज बताई थी वहां पे कि जो आईएमएफ वगैरह में बात की थी, जो पुअरर कंट्रीज होती है, तो सिमिलरली यहाँ पे भी वो चलता है कि जो बहुत ज्यादा पुअर कंट्रीज होती है वहां पे इन्हें लोन तो दिया ही जाता है, लेकिन वो रिटर्न वाला नहीं होता है। ठीक है, जो रिटर्न है वो उनके साथ में उससे नहीं लिया जाता है, और इनके लिए फ्री मार्केट जो है वो भी प्रोवाइड कराए जाते हैं, जहाँ पे ये अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर सके। देखिए वर्ल्ड बैंक की जो बिल्डिंग है बहुत ही शानदार है, बहुत सुंदर है। मैंने यहाँ पे लगा रखी है ताकि आप देखें और कभी हमें यहाँ जाने का मौका मिले। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में है। इसके इस वक्त यहाँ के प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। फाउंडेड कब, 1944 में जुलाई में हम लोगों ने देखा कि तब ये फाउंड किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। इसकी सब्सिडरीज कंपनीज कौन कौन से, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसके साथ में हेल्प है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने हर जगह पहले बताया है कि वो यूनाइटेड नेशन ही हर जगह होने वाला है। देखिए, द वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स एंड guarantees to the government of low and middle income countries for the purpose of pursuing capital projects. तो ये भी आईएमएफ की तरह ही काम करता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे काम की चीज है वो अब आती है ह्यूमन राइट्स वॉच। ह्यूमन राइट वॉच क्या है ना, तो ये जो है ये किस लिए काम करता है और एक्चुअल में है क्या, और मैंने क्यों कहा कि ये अब हमारे पर्पस का काम आता है। ये एक तरीके का एनजीओ है, ठीक है, एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो किसके लिए काम करता है, जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जब हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी अभी थोड़े टाइम पे, मतलब इन लास्ट वीडियो, कि जब ह्यूमन राइट्स के ऊपर हम लोगों ने क्या देखा था कि यूएन जो है वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की सोच रहा है जो ह्यूमन राइट्स को क्या करे, प्रोटेक्ट करे। तो वहां पे ऐसा जो मानवाधिकार वगैरह आया था ना, तो वहां पर वो एक कमीशन बनाने के लिए बात की थी। तो वहां पर ये चीज सामने आई थी कि ऐसा क्या होगा अगर
कि कौन डिसाइड करेगा कि ह्यूमन राइट्स क्या क्या है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको पनिशमेंट्स कौन देगा, ये सारी जब चीजें हमारे सामने आई थी तो उसी दौरान जो है इन सारी चीजों को एनजीओ को क्रिएट किया गया था। अगर आपके ह्यूमन राइट जो है वो आपको बताएंगे कि आपके ह्यूमन राइट कौन कौन से हैं, इसको कौन मतलब अगर कुछ को कोई आपके ह्यूमन राइट्स को छीन रहा है तो आपको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ये वाली सारी चीजें इनमें आती है। ह्यूमन राइट्स Watch is another international NGO involved in research and advocacy on human rights. It is the largest international human rights organization in US. It draw the global media's attention to human rights abuses. It helped it building international coalition like the company। देखो जितने भी जो सारे बच्चों के ऊपर जो होते हैं ना अत्याचार वगैरह, जो भी क्रिमिनल कोड्स वगैरह होते हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो इसी के अंडर में आ रही है। आप यदि ह्यूमन राइट के आपका कोई ह्यूमन राइट छीन रहा है, जो भी इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीजें होती है कि कोई बैन कर दे, जैसे क्या है बैन लैंड माइन्स टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड शोल्जर्स, तो बच्चों का यूज करना रोकना, तो ये सारी जो चीजें ना अभी आजकल लगा दी है कि 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई देनी है। होटल वगैरह में, इन सारे कारखानों में, फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं करेंगे। ये सारी क्रिमिनल कोड्स वगैरह इन्हीं के अंडर में आता है। तो ह्यूमन राइट इसीलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। देन आता है नेक्स्ट यूएनडीपी। यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो काम है वो यहीं से समझ में आ रहा है कि एक्चुअल में ये किस एरिया में काम कर रहा है और इसके काम क्या होने वाले हैं। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि ये है इसका लोगो। यूनाइटेड नेशन का तो सेम यही था, है ना। जब हम लोगों ने इसका लोगो देखा तो यूनाइटेड नेशन इसी तरीके से काम कर रहा था, तो इसी के साथ में 4 अलग अलग बॉक्स लगा दिए गए हैं और ये हो गया है यूएनडीपी का सिंबल। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका काम क्या होता है कि जो भी कंट्रीज है वहां से गरीबी हटाने के लिए जो वहाँ की इकोनॉमी है, देखो नाम से क्लियर है कि यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि जितने भी नेशन मेंबर कंट्रीज है वहाँ पे डेवलपमेंट लाना है। तो डेवलपमेंट कैसे आएगा? जब वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बहुत ज्यादा जो है एजुकेटेड लोग वहाँ पे क्रिएट करेंगे, वहाँ की पुअर्टी खत्म हो जाएंगी, वहाँ की इकोनॉमी स्टैब्लिश हो जाएंगी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, डेवलप करने के लिए होती है। किसी भी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री बनाने के लिए ये सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट फैक्टर्स होते हैं। तो इसका काम ही यही है कि जो भी ऐसे प्रोग्राम्स लाना कि जो कंपनी है उसकी गरीबी हटाने में काम करे, उसकी इकोनॉमी ग्रोथ के लिए काम करे, जो उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट है, मतलब मानव सूचकांक, जो विकास सूचकांक है, इनके ऊपर ये काम करे। तो यही जो है, यही प्रोग्राम, यही काम कौन करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यही काम करता है। तो इसकी भी पेरेंट कंपनी कौन सी हो जाएंगी? यूएन, यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, जो कि यूनाइटेड स्टेट का ही है। और ये कब बना था? ये कितने कंट्रीज को लेकर के बना था? 170 कंट्रीज को लेकर के ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये क्रिएट किया गया था, जो कि 22 नवंबर 1965 में बना था। क्लियर? यूएनडीपी कब बना था? 1965 में 22 नवंबर, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड नेशन का है। और पेरेंट कंपनी भी हो गई हमारी। अब हमारा नेक्स्ट है यूएनएचआरसी। यूएनएचआरसी जो कि अभी हम लोगों ने ह्यूमन राइट्स वाला पढ़ा था, ह्यूमन राइट्स वॉच। तो ह्यूमन राइट्स वॉच की तरह ही एक और काम करता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। तो सिमिलरली वर्क करता है। तो ये इसके कई बार जो है ये वाले कई बार बोर्ड्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसके फुल फॉर्म के बारे में। यूएनएचआरसी, इट्स यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। अब डेफिनेटली यहाँ पे नाम लिखा हुआ है तो हम लोग समझ गए हैं कि ये हमारे ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम करने वाला ऑर्गेनाइजेशन है। The United Nations Human Rights Council is a United Nation body whose mission to promote and protect human rights around the world। अब जितने भी वर्ल्ड में ह्यूमन राइट को लेकर के मिशंस है ना, मतलब उसको प्रमोट करना, यूनाइटेड नेशन के मतलब जो भी हमारे मानवाधिकार है, जो भी हमारे राइट्स है, जो हमें मिलने ही चाहिए। और इम्पोर्टेंटली कौन से 21 आर्टिकल 22 ये वाले होते हैं, अब जाके गूगल करके जरूर देखिएगा। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट राइट्स है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए ये यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स काउंसिल जो है नेशन ये काम करता है। ये जब बना था तो ये 47 मेंबर्स को लेकर के
The council has 47 member elected for staggered 3-term and regional group basis. The headquarter of council in, तो यहाँ पर कितने मेंबर्स है? 47 मेंबर जो है वो इलेक्टेड होते हैं. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है जो कि स्विट्जरलैंड में है. और ये कब बना था? 15 मार्च 2006 को. ये बहुत ही फ्रेश है तो हम लोग इसको याद रख सकते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन जो है वो कब बना था? 2016 15 मार्च को ये बना था. और पेरेंट कंपनी कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यहाँ से जो है वो दो हम लोग याद रख सकते हैं, ह्यूमन राइट वॉच और ह्यूमन राइट कमीशन काउंसिल, सॉरी. तो ये दोनों को हम साथ में रख के याद रख सकते हैं क्योंकि दोनों ही सिमिलर फील्ड में ये काम कर रहे हैं. देन नेक्स्ट आता है यूनिसेफ. ठीक है, UNICEF. भाई अब ये क्यों काम करता है? देखो इसका ये लोगो देख रहे हो आप लोग, क्या है? एक बच्चा है जिसे खिला रहे हैं. मतलब क्या हुआ? क्योंकि हर जगह ये मतलब यहीं से हमारा क्लियर होता है. एंड यहाँ पे भी सेकंड लिखा है यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड, मतलब बच्चों से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चों को सेव किया जाता है. बच्चों के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है. ठीक है, यहाँ पे इसका मेन काम क्या है? बच्चों को प्रोटेक्ट करना. The UNICEF, also known as the United Nations Children's Fund, it is United Nations agency responsible for providing humanitarian and developmental aid to child worldwide. है ना? The agency is among the most widespread and recognizable social welfare organization in the world with the presence in 192 country and territories. Okay. आई थॉट टेररिज्म कहाँ लिखा गया. सो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो फंड है, जनरल फंड जो है, ये 192 कंट्रीज को लेकर के साथ में बना हुआ था और इसकी टेरिटरीज के साथ में इसको डेवलप किया गया ओनली बिकॉज किसके लिए? सेव द चिल्ड्रन, है ना? हर मतलब जो बच्चों को लेकर के जो उनके हक है उससे रिलेटेड सारी जो चीजें थी उसको लेकर के हर मतलब बच्चों को वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट के लिए एड करने के लिए ये जो है यूनिसेफ जो है वो बनाया गया था. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जो कि यूनाइटेड स्टेट में ही है. और सारे के हेडक्वार्टर याद करने का सबसे सिंपल सेट जो है ट्रिक है कि इन द एंड आप लोग क्या करेंगे? एक टेबल बनाएंगे जहाँ पे हर क्या एक बहुत लंबा सा टेबल, और वहां पे क्या करेंगे? इनके शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे पहले, देन उसका जो फुल फॉर्म जो भी हर किसी का वो लिखेंगे, फाउंडेड ईयर, उसके साथ में जो उसका हेडक्वार्टर है, ये सारी चीजें ना एक टेबल पे बना के रखेंगे, एक वॉल पे चिपकाएंगे तो चीजें बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाएंगी. लेकिन हम लोग यहाँ पे कई बार रिपीट कर रहे हैं तो होप आपको यहाँ पे भी चीजें याद हो रही है. तो ये कब बना था? 1946 11 दिसंबर. ठीक है, 11 दिसंबर 1946 में से बनाया गया था. इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है. इसकी सब्सिडरी कौन कौन सी है? यूनिसेफ ऑस्ट्रेलिया, यूरोपोर्ट, फिलीपींस और ऐसी बहुत सारी जो कंट्रीज है वो है. अब इसके फाउंडर कंट्रीज कौन कौन सी है? जैसे फंड भी प्रोवाइड कराते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये जो है इसे फंड भी प्रोवाइड कराते हैं. और इसकी सेम सिमिलरली जो है पेरेंट कंपनी हर एक की तरह इसकी भी पेरेंट कंपनी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली. तो यहाँ तक के हमारे पास में थे जितने भी यूनाइटेड नेशन के अंडर में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस ने काम किया है वो सारे यूनाइटेड नेशन के अंडर वाले हम लोग ऑलमोस्ट सारे डन कर चुके हैं, जो आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. एक बार फिर से वीडियो जो है उस स्पीडली आप देखिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए. और प्लीज़ ये जो चार्ट मैंने आपसे बनाने के लिए कहा है ये वाला डेफिनेटली बनाइए क्योंकि इससे आपको सारी चीज़ें जो है वो याद हो जाएंगी. थैंक यू.